हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है। पति ने छोड़ दिया था पत्नी को कार में मुर्दा समझकर जानवरों का नाश्ता बनने के लिए। फिर उसी पत्नी को अचानक सामने देखकर हैरान हो गया। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक सुनसान से सड़क पर एक कार जिसका एक्सीडेंट हुआ था सड़क के किनारे खड़ी थी। उसमें एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिर से काफी खून भी बह रहा था। वह औरत बेहोश थी या मर चुकी थी यह कहना मुश्किल था। इधर एक घर पर सारे लोग अपने घर के दो सदस्यों की राह देख रहे थे कि तभी उस घर की एक बुजुर्ग महिला चंचला जी कहती हैं, इसे एक बार बाहर निकलने का मौका चाहिए, बस फिर आने का नाम ही नहीं लेती। पर दादी मम्मी अकेले थोड़े ही ना गई हैं, पापा भी तो हैं साथ में। पीहू ने कहा, हाँ तेरे पापा भी हैं साथ में। यही सोच कर तो हैरान हूँ, कभी तो इतने अंजू को कहीं साथ लेकर नहीं गया और आज अचानक से इतना प्यार। हाँ तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, वह भी तो फूफा जी के साथ बाहर जाती है। पीहू ने कहा, तू छोटी है, ज़्यादा बड़ों जैसी बातें करने की जरूरत नहीं, समझी। जब अपने कमरे में पीहू की बुआ सिम्मी ने कहा। पीहू के अंदर जाने के बाद, माँ वैसे तो भैया को बाबी एक फूटी आंख नहीं सुहाती, फिर आज अचानक से बाबी पर इतना प्यार, समझ नहीं आ रहा। सिम्मी ने अपनी माँ चंचला जी से कहा, वह मेरा बेटा है सिम्मी, ज़रूर इसके पीछे भी उसका कोई मतलब होगा। वह लोग अचानक से इतनी हड़बड़ी में निकल गए, कार्तिक से पूछने का मौका भी नहीं मिला। आने दो, एक बार फिर पूछती हूँ, चंचला जी ने कहा। इतने में चंचला जी का फ़ोन बज उठता है और वह फ़ोन पर किसी की बातें सुनकर एकदम से घबरा जाती हैं और सिम्मी को बोलती हैं, मैं अस्पताल जा रही हूँ, यह कहकर निकल जाती हैं। अस्पताल पहुँचते ही वह कार्तिक को घायल हालत में देखकर एकदम से रोने लग जाती हैं और उससे पूछती हैं इसका कारण। माँ, मैं और अंजू घर लौट रहे थे कि तभी हमारे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी कार एक पेड़ से जा टकराती है। मेरे सिर पर चोट आई और जब मैंने अंजू को देखा, वह शायद मैं भागा रास्ते में मदद के लिए, पर रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो यहाँ था। मैंने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया है, अब तो पुलिस उस हादसे की जगह पहुँच भी गई होगी। कार्तिक ने कहा, क्या यह सब तू क्या कह रहा है बेटा, ऐसा प्लान तो नहीं किया था ना तूने। चंचला जी ने कहा। तभी कार्तिक अपनी माँ को जबरदस्ती गले लगाकर धीरे से कहता है, माँ चुप हो जाओ, यहाँ पुलिस की नज़र है हम पर, इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वह चुपचाप सुनकर उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देना। कि तभी चंचला जी दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है, पर मेरी बहू को उसने हमसे क्यों छीन लिया, अब हम पीहू को क्या जवाब देंगे, चंचला जी कहती है। फिर कुछ पुलिस वाले अस्पताल में आ जाते हैं और कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक आपने अपने एक्सीडेंट की जो जगह बताई थी हम वहाँ गए थे, पर इससे पहले पुलिस अपनी बात खत्म कर पाती। कार्तिक बोल पड़ता है, सर अंजू वह कहाँ है, मैं जानता हूँ वह अब नहीं रही, पर फिर भी आप लोग उसे बचा लेंगे, यही बात आपसे सुनने की मुझे उम्मीद है। नहीं, वह जिंदा है या नहीं यह बात तो हमें भी पता नहीं, क्योंकि आपके बताए हुए जगह पर हमें आपकी कार तो मिली पर उसके अंदर कोई भी नहीं था, पुलिस ने कहा। पुलिस के ऐसा कहते ही कार्तिक बोल पड़ता है, क्या उसकी लाश नहीं मिली, पर ऐसा कैसे हो सकता है, लाश आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उसकी लाश, मतलब आप तो तब खुद घायल थे, तो आपको कैसे पता वह मर ही चुकी है, हो सकता है वह जिंदा हो और आपकी तरह उनको भी कोई मदद मिल गई हो, पुलिस ने कहा। हाँ ये भी हो सकता है, कार्तिक ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, पर हमें एक बात का डर है, उस इलाके में जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक है, वह तो जिंदा आदमी पर ही हमला बोल देते हैं, फिर एक बेहोश आदमी का तो कुछ कह भी नहीं सकते।
पुलिस के इस बात से कार्तिक फिर खुश हो जाता है। फिर कार्तिक घर आ जाता है। उसकी बेटी पीहू, जो कि सिर्फ 4 साल की थी, अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछती है। वह तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी के घर गई है। अचानक नानी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। चंचला जी ने कहा, नानी के घर पर बिना मुझे लिए? यह कहकर पीहू रोने लग जाती है। सिम्मी को अंदर ले जाती है और इधर चंचला जी कार्तिक से कहती हैं, अब बता क्या हुआ था? यहाँ तो कोई भी नहीं है ना? माँ अंजू को अब ना कोई नहीं देख पाएगा। उसको तो मैंने उसकी आखिरी जगह भेज दिया है। बस हैरान हूँ, उसकी लाश तो कार में ही छोड़ा था। वह कहाँ गई? कार्तिक ने कहा। अरे सुना नहीं तूने क्या? उस इलाके में जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक है, तो बन गई होगी किसी जानवर का नाश्ता। चंचला जी ने कहा, 1-2 महीने यह नाटक चालू रखना है, फिर मेरे लिए एक अच्छी लड़की देखना माँ, और इस बार आप ही ज़रा देख परख लेना, वरना पिछली बार मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे, और यह भिखारी की बेटी मेरे पल्ले पड़ गई। कार्तिक ने कहा, हाँ, हर बार एक ही गलती मेरी गलती थोड़ी ना होती। मैं भी तेरे कहने पर आ गई। वह लड़की अमीर है तो मैंने भी ना इधर देखा ना उधर, और रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। चल अच्छा हुआ इस करम जली से पीछा तो छूटा। बड़ा धमकाती थी ना कि तलाक के बाद अपने और पीहू का खर्च वसूलूंगी। अब बता नहीं किस जानवर के पेट में पड़ी होगी। चंचला जी ने कहा, और ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी सिम्मी भी अंदर आकर कहती है, आप लोग कौन से राज को अकेले में कहकर यूं हंसे जा रहे हैं? मुझे भी तो बताओ। फिर चंचला जी सिम्मी को सारी बातें बता देती हैं, जिससे सिम्मी अंजू अब इस दुनिया में नहीं रही ये जानकर खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे पति पर झूठा आरोप लगाकर चांटा मारा था उसने, उन्हें चरित्रहीन बताया था। लो अब मिल गई ना शांति, अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ हाँ बस बस सब अब चुप रहो। यह सब पुलिस को हासा लगता है और हमें भी ऐसा ही जताना है। आज बरसों बाद बड़ी चैन की नींद सोऊंगा। ये कहकर कार्तिक अपने अतीत में खो जाता है। आज कार्तिक का नई दुल्हन अंजू के साथ घर प्रवेश था। अंजू और कार्तिक की शादी एक गलत फहमी के चलते हुई थी। हुआ यूं था, अंजू की एक सहेली सोम्या, जो काफ़ी रईस थी और उसी के घर में काम करने वाली शारदा की बेटी थी। सोम्या के पापा शारदा और मंजू पर काफ़ी विश्वास करते थे और वह अंजू को भी सोम्या के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। सोम्या और अंजू में भी काफ़ी प्यार था। सोम्या और अंजू कॉलेज में सभी से हम बहनें हैं यही कहती थी, और बस इसी गलत फहमी की वजह से कार्तिक अंजू को रिझाने की कोशिश करने लगा, और बाद में जब उसे अंजू की असलियत का पता चला, सोम्या के पापा की वजह से वह पीछे नहीं हट पाया, क्योंकि ऐसा करने से सोम्या के पापा उसे छोड़ते नहीं और अंजू के साथ रहने पर भी वह सोम्या पर दोबारा कोशिश कर सकता है। यही सोचकर वह अंजू से शादी कर लेता है, पर धीरे धीरे वह सोम्या पर अपनी गलती ना देख पीछे हटने लगता है, और सोम्या की शादी के बाद उसकी बची कुची ख्वाहिश भी चली जाती है। अंजू को शादी के बाद ही कार्तिक की असलियत का पता चलने लगता है। सिर्फ कार्तिक ही नहीं, कार्तिक का पूरा परिवार पैसों का लालची था। उसे बात बात पर यह लाओ वह लेकर आओ कहा जाता था। पहले तो अंजू अपनी माँ से कहती नहीं थी, पर एक बार वह अपनी माँ से कह देती है। उसकी माँ फिर सोम्या के पापा को बताती है, जिससे सोम्या के पापा कार्तिक को धमकाते हैं। इससे कार्तिक और उसका पूरा परिवार अंजू से खुन्नस खाने लगता है। फिर वह अंजू को कोई सम्मान का तो नहीं कहते, पर उसे सताते बहुत थे। अंजू अब अपने घर वालों को और परेशान नहीं करना चाहती थी, और इसी बीच उसे अपनी माँ बनने की खबर मिलती है, तो वह अब और सब कुछ सहने लगती है। उसे उस घर में बहुत कुछ सहना पड़ता, कभी चंचला जी के ताने,
तो कभी कार्तिक का दिया हुआ अपमान। इन सब के बावजूद जब सिम्मी के पति रौनक भी अपनी गंदी नजर अंजू पर डालने लगा तो उसका भी करारा जवाब दिया था अंजू ने। एक रात चंचला जी किसी जागरण में गई थी और कार्तिक को दफ्तर से लौटने में देर हो रही थी। रौनक उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था तो बारिश तेज शुरू हो गई। रौनक ने अंजू के यहाँ बारिश रुकने तक का इंतजार करने का सोचकर अंदर गया तो उसे पता चला कि अंजू घर पर अकेली है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा। अंजू जब इस बात से गुस्सा होकर रौनक को एक चांटा लगाती है तभी चंचला जी और कार्तिक घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर रौनक सारा इल्जाम अंजू पर लगा देता है, जिसे चंचला जी और कार्तिक सच भी मान लेते हैं। उसके बाद अंजू इस घर से चले जाने का कहकर अपना सामान बांधने लगती है। माँ, यही अगर इस तरह से गई तो सौम्या के पापा नर्क मचा देंगे। तंग आ गया हूँ इससे और इसके मुंह बोले बाप से। अब इसका कोई पक्का हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये कहकर कार्तिक अंजू से अच्छे से पेश आने का नाटक करने लगता है और फिर चंचला कहती है, तुम जो भी करना सोच समझ कर करना और बच्चे को तो हो जाने दो। कहीं बेटा रहा तो बेकार में हमारे बारिश को नुकसान पहुंचेगा। भगवान ने यहाँ भी उनकी नहीं सुनी और अंजू को बेटी हो गई। अब तो अंजू उनको और खटकने लगी। कार्तिक ने अपनी अच्छाई का नाटक चालू रखते हुए और सुधरने का नाटक कर कई बार अंजू को ठिकाने लगाने की कोशिश की, पर हर बार नाकामयाब रहा। पर आज उसकी मेहनत रंग लाई थी और अंजू उसके बीच से हमेशा के लिए चली गई। इधर यह सारी बातें जब शारदा जी, सौम्या और उसके पापा को पता चली तो वह लोग अपना शक कार्तिक के परिवार पर ही जताते रहे। पर बीते कुछ सालों से कार्तिक का अपनी पत्नी पर व्यवहार उनके शक को निराधार बना देता है और उसका परिवार बड़ा खुश था और कार्तिक की शादी भी तय हो गई थी, क्योंकि पीहू की दुहाई देकर इस शादी को कार्तिक और उसके परिवार वाले अंजाम दे रहे थे। खैर, कार्तिक की शादी हो गई और नई दुल्हन मधु उस घर में आ गई। मधु की भी बड़ी अजीब हरकत थी। वह सिर्फ पीहू को छोड़कर सबसे बड़ा खराब व्यवहार करती थी और इस पर चंचला जी कार्तिक से कहती हैं, मेरी किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा। पहले वह करमजली थी और अब यह डायन आ गई। चिंता मत करो माँ, जब उसे नहीं छोड़ा तो फिर यह किस खेत की मूली है। कार्तिक ने कहा, भैया यह तो मेरे पति से भी बड़ी बदतमीजी से बात करती है, जरा भी इज्जत नहीं करती यह किसी की। सिम्मी ने कहा, अरे जब उस सौम्या के पापा मेरे शातिर दिमाग को समझ नहीं पाए और सरेआम मैं अंजू को मार कर निकल गया तो इस मधु की क्या ही मजाल है। लेकिन इस बार इसे मारूंगा नहीं, बस सुधारने को कहूँगा अपनी पुरानी कहानी बताकर। देखना फिर कैसे हमारे इशारों पर नाचेगी। कार्तिक ने कहा। उसी रात मधु को कार्तिक कहता है, जानती हो जो मेरी पहली पत्नी थी ना, उसके मुंह बोले पिता इस शहर के काफ़ी बड़े रईस हैं, पर फिर भी अंजू को वह ना तो बचा सके और ना ही उसकी लाश को ही पा सके। फिर तुम्हारे पापा तो एक मामूली से व्यापारी हैं, कहीं उन्हें भी अपनी बेटी से हमेशा के लिए हाथ ना धोना पड़े। इसीलिए अपना रवैया बदलो और चुपचाप हमारी गुलामी करो। कार्तिक सोच रहा था कि मधु इस बात को सुनकर डर जाएगी, पर उल्टा मधु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वह कहती है, पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? हम जब एक गलती कर बच जाते हैं तो हमें लगता है हमें उसमें महारत हासिल हो गया है, पर वह यह भूल जाता है कि बाप का भी बाप होता है। क्यों अंजू दीदी, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये कहकर मधु पीछे मुड़ती है तो कार्तिक अंजू को वहाँ खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। कार्तिक हकला कर कहता है, अंजू तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो क्यों, मैं नाश्ता बन गई थी किसी जंगली जानवर की, फिर यहाँ कैसे आई? अंजू ने कहा। तभी
पीछे पुलिस सिम्मी, चंचला जी और रौनक को पकड़कर उसी कमरे में ले आती हैं और वहाँ शारदा जी और सौम्या के पापा भी आ जाते हैं। अंजू फिर यूं कहना शुरू करती है, उस दिन तो काफ़ी बढ़िया प्लानिंग की थी तुमने मुझे मारने की, पर जब तुम मुझे बेहोश कर हमारी कार को पेड़ से टकरा रहे थे, तुमने मेरे सर से खून देखकर मुझे मरा समझ लिया। तुम शायद इतनी हड़बड़ी में थे कि तुम यह भी देखना भूल गए कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। पर जब मुझे होश आया, उसी सड़क पर भागी तो किसी की मदद से अस्पताल पहुंची। वहां से पापा को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई। मैं चाहती तो तभी आकर तुम्हारा बाड़ा फोड़ सकती थी, पर फिर सोचा कि क्यों ना तुम्हें थोड़ा इस गलत फैमिली में रहने दूं कि तुम भी कुछ दिन खुशी से जियो, और तुम्हारा कबूलनामा भी ज़रूरी था। तुम्हें लगा तुमने मुझे मार दिया और अब दूसरी शादी कर मौज उड़ाओगे। यह जो मधु है ना, यह तुम्हारे जमाई रौनक की नाजायज़ पत्नी है, जिसे उसने अंधेरे में रखा था, और वह जब यह जान जाती है वह मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों रौनक जी, सही कहा ना मैंने? आज एक साथ इतने सारे बांडे फूट गए थे कि वहाँ मौजूद सभी हैरान थे कि तभी अंजू कार्तिक को चांटा लगाकर कहती है, जाओ अब जेल में सपरिवार आनंद से रहना, और हो सके तो वहाँ किसी कैदी से ही शादी कर लेना। फिर जिंदगी में एक पत्नी की कमी भी पूरी हो जाएगी। माँ बहन तो पहले से ही है वहाँ। उसके बाद अंजू पीहू को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।